Over to you, Hasnath. जी शुरू जी। करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मेरा नाम हसनात जाहिद है और मैं केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर फाइनल ईयर अंडरग्रेड का स्टूडेंट हूँ। और आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है प्रेजेंटेशन के लिए, जो है सेल्फ इस्टीम। अच्छा, सेल्फ इस्टीम को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। सेल्फ इस्टीम बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ होती है। सेल्फ इस्टीम जो है इन इट सेल्फ एक जो है वो एक अकेला कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको बिल्ड करने में हमारी मदद करते हैं। और आज के लेक्चर को हम लेके कुछ इस तरह चलेंगे कि पहले हम सेल्फ इस्टीम को डिफाइन करेंगे और उसका फिर हम मवाजना करेंगे बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ। हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो सेल्फ इस्टीम हमारी बिल्ड करने में मदद देते हैं, और फिर हम उन चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र डालेंगे जिनकी वजह से हमारी सेल्फ इस्टीम लो होती है या वो हमारी सेल्फ इस्टीम को इफेक्ट करते हैं। और फिर हम देखेंगे वो कौन से सोर्सेज हैं जिससे एक इंसान अपनी सेल्फ इस्टीम को डिराइव कर सके, और इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है सेल्फ इस्टीम के ऊपर, कि इस्लाम हमें किस तरह एम्पावर करता है और हमारी सेल्फ इस्टीम बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और सिमिलरली फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को नज़र आ जाती हैं। किसी एक इंसान की अगर सेल्फ इस्टीम कम है तो वो कैसे इंडिकेट हो जाती हैं, या कैसे मुआशरा उसको भांप लेता है कि ये लो सेल्फ इस्टीम या लो कैलिबर का इंसान है। जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, सेल्फ इस्टीम जो है वो इंसान का एटीट्यूड होता है, या अपनी वो पर्सनैलिटी को जिस तरह देखता है, या अपनी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होती हैं। और ये बेस कर रही होती है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। एक तो ये कि इंसान अपने अपने आप को किस तरह परसीव करता है, उसका अपने बारे में क्या इमेज बना हुआ है, कि वो क्या अपने आप को समझता है कि वो कामयाब काबिल इंसान है, या फिर क्या कहते हैं वो एक मजबूत इंसान है, वो अच्छे कैलिबर का है, वो उसकी सोसाइटी में परफॉर्मेंस कैसी है। वो अपनी एक जहन में एक इमेज बना लेता है कि यार, क्या मैं एक कामयाब हूँ आदमी हूँ या औरत हूँ, या मैं एक नाकाम औरत हूँ, या मुआशरे की तरफ से दुत्कारा गया हूँ। ये जो भी है उसकी अपनी सेल्फ इमेज जो है वो अपने बारे में एक परसेप्शन गलत बनी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ वर्थ को। सेल्फ वर्थ जो है ना वो मटेरियल चीजों पे बनी होती है, या फिर सेल्फ वर्थ आप ये कह सकते हैं कि वो इमेज के ऊपर नहीं बनती, वो फैक्ट्स पे बनी होती है। सेल्फ वर्थ होती है कि आपने अपनी जिंदगी में या अपने जो आपने लाइफ स्पैन गुजारा है उसमें क्या अचीव किया है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहा है, या आप जो है वो एकेडमिकली कहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अचीव कर चुके हैं, या अपनी लाइफ में सोशल जो एक्टिंग पे किस तरह बिहेव कर रहे हैं, या कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीजें होती हैं जो आपकी सेल्फ वर्थ बनाने में मदद देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ एस्टीम को डिराइव करने का एक फैक्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपके आपका बिलीव होता है, या आपका कॉन्फिडेंस होता है किसी टास्क को एग्जीक्यूट करने में। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो यू टेक इट हेड ऑन, या फिर आप उसके बारे में पेसिमिस्टिक होते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो यू विल टेक इट हेड ऑन के अगर क्या कहते हैं ये एग्जीक्यूटेबल है, या कुछ और लोग इस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं क्यों नहीं ये कर सकता। ये चीज अगर आपके अंदर आएगी तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगी। उसके बाद सेल्फ परसेप्शन इज मोर लाइक सेल्फ इमेज, के आप अपने बारे में क्या परसेप्शन बनाते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये आपकी सेल्फ परसेप्शन होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड हसनात, कीजिएगा हम प्लीज। ये कह सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम को एक चीज से हम डिफाइन नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन है डिफरेंट चीजों का। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ना सिर्फ ये फैक्टर्स हैं, हम आगे और भी फैक्टर्स को देखेंगे जिनकी वजह से किसी इंसान की सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है या हाई हो सकती है। क्योंकि हम मेरा ख्याल है ये कोशिश करते हैं कि हम किसी एक डेफिनेशन पे पहुंचे सेल्फ एस्टीम की, हालांकि जहां तक मैंने सुना पढ़ा है, अब सेल्फ एस्टीम को आप एक चीज से डिफाइन नहीं कर सकते। ये एग्जैक्टली ऐसे ही कॉम्बिनेशन है है। डिफरेंट चीजों का। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल्फ एस्टीम का हम बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ मवाजना करते हैं।
कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज में क्या फर्क है। जो सेल्फ इमेज है वो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि इंसान अपने बारे में बनाता है कि वो अपनी लाइफ में या अपनी सोशल सेटिंग्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है या कैसे बिहेव कर रहा है और वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये उसकी अपनी बारे में एक इमेज अपने वो जहन में हर बंदे ने क्रिएट की होती है। तो सेल्फ इमेज जो है वो सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट जरूर कर सकता है, लेकिन सेल्फ इमेज इट इन इट सेल्फ सेल्फ एस्टीम नहीं है। सिमिलरली जो इंसान की सेल्फ वर्थ है, अगर इंसान को लगता है कि उसने कुछ अचीव कर लिया, चाहे वो मॉनेटरी गेन्स हैं, चाहे वो अपने के कहते हैं वो फील्ड में परफॉर्म कर रहा है, अगर वो एक अच्छा इंजीनियर है या डॉक्टर है, तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम को डिराइव जरूर करेंगे, उसकी सेल्फ एस्टीम को वो अपर लेवल पे, हायर लेवल पे, हायर एचेलॉन्स पे ले जाएंगे। इसी एक तरह जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी आपकी सेल्फ एस्टीम को डिराइव करता है, कि अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करने से पहले भी आप अगर अपनी एबिलिटीज पे और अपना जो आपने मेहनत की है किसी एक फील्ड में, आप उस पर भरोसा रखते हैं और पेसिमिस्ट नहीं रहते, तो वो डेफिनेटली आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। और जो सेल्फ एफिकेसी है, ये भी मोर और लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह ही है, कि आपका अपने ऊपर बिलीफ है कि आप किसी एक सर्टेन टास्क को या सर्टेन किसी जो असाइंड चीज है उसके अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद है सेल्फ कंपैशन। और सेल्फ कंपैशन ये है कि हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को अपनी परफॉर्मेंस पे एवेल्युएट करें, ना कि हम उसको दूसरों के साथ कंपैरिजन में लेकर जाएं। अपने आप को एवेल्युएट करें कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं और हम किन चीज़ों को अवॉइड करें, तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय ये कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज करें कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और शायद मेरे अंदर कोई कमी है और मैं जो है किसी सेक्टर में परफॉर्म नहीं कर सकता। और ये इसका हसनात हमने लिंक भी दिया हुआ है स्क्रीन के नीचे, अगर जी कोई हमारे मेंबर्स में से कोई भी इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं और आपको कंप्लीट आर्टिकल्स आप वहाँ पढ़ सकते हैं सेल्फ एस्टीम के बारे में। जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। आप इस आर्टिकल को एक्सेस करके के देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्सेप्टेंस। अच्छा, सेल्फ एस्टीम उन जगहों पर हम देखते हैं जहाँ पर इंसान अपनी जो परसेप्शन और इमेज और इन चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं, वो चीज़ें जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं या जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। अब सेल्फ इवेल्युएशन में आपने हमने देखे, आप अपना मुवाजना करें या अपना मुहासबा करें कि आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे, आप अपनी पूरी एफर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, या फिर आप इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं जी। या जिन जगहों पे आप लैग करें आप उसको एवेलुएट करें कि मैं किस वजह से किसी एक सर्टेन टास्क को, सर्टेन चीज को परफॉर्म नहीं कर सक रहा। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल हो सकते हैं जिसकी वजह जो जिनके लिए आप कर कुछ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी हाइट छोटी है तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बजाय इसके कि मैं उसमें परेशान हूँ, मुझे उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो मेरी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। या कंपैरिजन इंसान का बनता है कि अगर एक सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, या कोई ऐसा टास्क है जहाँ पे जिस सेटिंग में तमाम जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं या जो उसमें परफॉर्म करना चाह रहे हैं किसी एक टास्क को, किसी चीज़ को, उनके लिए जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एक जैसे हैं। अब चाहे जैसे एक छोटी हाइट का बंदा है और एक बड़ी हाइट का बंदा है, और उससे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली इसका हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे वो कंपैरिजन ड्रॉ कर सकता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ या किसी से बेहतर या कम कम परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम अपना कंपैरिजन उसका ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं कि यार जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसी के अंदर रहकर जो बन सकेगा या बन पड़ेगा वो करूँगा। और सेल्फ एक्सेप्टेंस के बहुत अच्छे इंसान के ऊपर इफेक्ट आते हैं, मतलब इंसान नेगेटिव सोचना छोड़ देते हैं कि अगर इंसान यही सोचता रहेगा तो नेगेटिव एनर्जीज जब वो अपने अंदर लेकर आएगा तो बाकी जगहों पर जहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए वहां भी परफॉर्म करने से कासिर रहेगा। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज। अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सेल्फ एस्टीम को डिराइव करते हैं।
सबसे पहले वही वही बार बार कुछ चीजें रिपीटेटिव हैं कि सेल्फ हम्म। परसेप्शन, इंसान अपने बारे में क्या सोचता है। कॉन्शियस लिविंग ये है कि इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या उसके अंदर जो खामियां हैं उस पे 24/7 365 इंसान को काम करते रहना चाहिए। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने माशरे में कुछ चीज़ें होती हैं जो माशरा हमेशा से इवॉल्व करता आ रहा है। ये दुनिया में हम आज जहाँ पर खड़े हैं, ये एक एवोल्यूशन का नतीजा है। इंसान अपनी आदत को और अपनी सोसाइटी के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर हम शुतरे बेमहार की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी लाइफ का क्या मकसद है, तो फिर इंसान की जो सेल्फ इस्टीम है वो लो रहती है, और वो फिर लाइफ जीता नहीं है, लाइफ गुजारता है बगैर किसी मकसद के। इसके बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि इंसान अपनी क्वालिटीज के ऊपर बिलीव रखे, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उन पे बिलीव रखे, और कुछ चीजें जो इम्परफेक्शंस उसके अंदर है उसको एक्सेप्ट करे, और उस पे अपने आप को जज ना करे, और मूव ऑन करे। और जो चीजें बेहतर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के लिए, उसके ऊपर फोकस अपना ज्यादा रखे। इसके बाद है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेल्फ इस्टीम को डिराइव करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान किसी चीज़ के, अगर किसी टास्क के अंदर है, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर वो कोई मिस्टेक करता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो जो उसकी टीम है, फॉर एग्जांपल सेल्स टीम है, अगर वो सेल्स जनरेट नहीं कर सकती, तो बजाय इसके कि वो लोगों के ऊपर थ्रो करने की कोशिश करे कि यार ये मेरी टीम इनकी मिसमैनेजमेंट है या फलां बंदे की मिसमैनेजमेंट है, वो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर सका, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा था कि मैं अपनी टीम से एफिशिएंटली काम नहीं ले सका। या अगर कोई इंजीनियर है और उसने एक बिल्डिंग बनानी है, और उस अगर वो उसको ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं करवा सक रहा या कर सक रहा, तो ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द शॉर्ट कमिंग इन दैट पर्टिकुलर मैटर। उसके बाद है सेल्फ असर्टिवनेस। असर्टिवनेस को आप इस तरह देख सकते हैं कि लेट्स जस्ट से कि आपके पास कोई मसला आता है। अब आपने उसको लॉजिकली सॉल्व करना है। लॉजिक आपकी बेस कर सकती है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई दीन में ही हमारे कोई इशू है, कोई मुबाहिसा, कोई बहस चलती है, तो आपके पास कोई ना कोई उसका लॉजिकल आर्गुमेंट या कोई उसकी इंटरप्रिटेशन होगी जिसको आप लेकर चल रहे होंगे। लेकिन अक्सर आपको औकात आपको सोसाइटी फोर्स करती है कि जो सोसाइटी में नॉर्म्स और ट्रेडिशंस हैं आप उनको फॉलो करें। तो बजाय इसके कि आप सोसाइटी ये जो है वो ओवर पावर कर ले आपको, आपको अपने स्टांस पे असर्ट करना चाहिए, या अपनी लॉजिक को अपनी मंतक को लेकर अपने उस फैसले के ऊपर डट जाना चाहिए। उसके बाद है पर्पस, लिविंग पर्पसफुली। अब अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। अगर आप एक बामकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, यू नो कि हम दुनिया में किसी मकसद से भेजे गए हैं और हमें अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है, तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, आपके गोल्स क्लियर होंगे, आप एक पाथ अपना डिफाइन कर लेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं या क्या वो ऐसे फैसले हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में अगर लेता हूँ, तो मैं अपनी वो लाइफ का पर्पस डिफाइन करते हुए, या एक अपनी ज़िंदगी, डेफिनेटली अब हर काम हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन इंसान एक सेक्टर को चूज कर सकता है कि यार ये ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी 40-50 साल की ज़िंदगी में अगर इस दुनिया में बेहतर कर जाऊं या इस लोगों के लिए कुछ बेहतरी कर जाऊं, तो मैं अपना पार्ट प्ले कर जाऊंगा, साथ बाकी सब लोग भी मेरे शामिल होंगे। लेकिन डेफिनेटली जो मेरी प्रोएस है, जो मेरे प्रोज हैं, मैं उनमें बेहतर परफॉर्म करूंगा, ना कि हर महाज को खोल के बैठ जाऊंगा। तो एक डेफिनेट पर्पस और शार्प फोकस के साथ अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। और उसके बाद है पर्सनल इंटेग्रिटी। पर्सनल इंटेग्रिटी ये है कि अगर आपकी सोसाइटी आपके फैसलों को डिराइव कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है, तो फिर आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होती है, और आप अपने आप को समझते हैं कि शायद मैं फैसले नहीं ले सकता, या मैं अपने मोरल्स और प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करके भी चलूंगा, या अपने बिलीफ सिस्टम पे कॉम्प्रोमाइज करके चलूंगा, तो शायद मैं बड़ी आसान जिंदगी गुजार के चला जाऊंगा। लेकिन इससे होता ये है कि आप अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं,
सबकॉन्शियसली बेशक, लेकिन आप अपने आप को कम समझते हैं और आपको लगता है कि शायद मुझे सोसाइटी से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ को गुजारने के लिए। जबकि अगर आपकी इंटेग्रिटी पर्सनल बेहतर होगी तो डेफिनेटली आप अपने मोरल और जो प्रिंसिपल्स आपने अपने लिए डिफाइन किए हैं या सेट किए हैं, अब वो जाहिर बात है वो एंकर कर सकते हैं आपके रिलीजन के ऊपर या फिर सोसाइटी की कुछ मॉरल वैल्यूज के ऊपर जो आपको लगता है कि ये एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए बेहतर है। तो फिर आपकी जो इंटेग्रिटी है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में मदद देगी। अच्छा हसनात, आगे जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। डू जी। यू थिंक ये लैंग्वेज इशू है कि हम सेल्फ एस्टीम को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हो कि जो लैंग्वेज है उनमें हर लैंग्वेज की अपनी जो एक वो फ्लेवर होता है या होता है जिनमें उन वर्ड्स को डिफाइन किया जा सकता है। अब सेल्फ एस्टीम को डिफाइन करने के लिए आप उसका कोई अप्रोप्रिएट उर्दू मीनिंग या उर्दू वर्ड नहीं ला सकते। तो जो सेल्फ एस्टीम है उसको डिफाइन करने के लिए आपको डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज से या उसी जुबान से कंसल्ट करना पड़ेगा कि वहां से उसका क्या मतलब लोग लेते हैं और सेल्फ एस्टीम को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है उनके लिटरेचर में। हम्म। यानी कि हम इसको ट्रांसलेट करने में भी गलती करते हैं। एक तो हम एक इसकी डेफिनेशन ढूंढने की गलती करते हैं कि हम इसको हाँ एक बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं स्टेटमेंट। हम उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में उसका कोई मतलब निकाल लें कि शायद इससे लोगों को समझ आ जाए सेल्फ एस्टीम की। क्योंकि जो जो कॉम या जो लैंग्वेज किसी टर्म को डेवलप करती है वही उसके मतलब के साथ इंसाफ कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह ही है। करेक्ट। अच्छा, हमने जो लास्ट में पढ़ा है पर्सनल इंटेग्रिटी, उसमें हमने एक मोरालिटी के बारे में पढ़ा। तो आई मीन, इज सेल्फ एस्टीम रिलेटेड टू मोरालिटी एज वेल? डेफिनेटली अगर इंसान एक मोरली करप्ट होगा तो उसकी ज़मीर की एक आवाज़ तो होगी ना। और अगर वो अपने मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी। बेशक वो हठधर्मी में कर रहा है या जिस वजह से भी कर रहा है उसकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करेगी। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, आगे चलने से पहले अगेन सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये एक आई थिंक बड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक बन चुका है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बीच में भी रोक रोक के पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चंस। मेरा ख्याल है मिस्टर मोहम्मद उमैर अहमद जो है वो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम हैं। वालेकुम सलाम। उस्ताद। अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। लईक ने बड़ी अच्छी बात की, बल्कि इस तरफ ध्यान दिलवा दिया, ये जो लैंग्वेज की बात की थी तो मेरे जहन में अभी बात आई कि हम क्योंकि इंग्लिश को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स कि जी हमें जो सोर्स है वो अरेबिक सोचनी चाहिए। तो आपने मैं भी कोशिश करूंगा अब ढूंढने की, लेकिन अगर इफ़ यू हैव डन इट तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमने अरबी में सेल्फ एस्टीम को कोई लफ्ज़ पर्टिकुलर है या किसी और को हमारे ग्रुप मेंबर को पता हो, ताकि उसकी फिर रूट वर्ड और फिर कुरान में अगर वो कहीं पर यूज हुआ हुआ है तो वो कैसे हुआ हुआ है उसका फिर डिटेल देखी जा सके। बिल्कुल इसके ऊपर मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जैसे हम उर्दू में भी अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो खुदी या खुद उर्दू में तो एतमादी इस तरह की आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अरेबिक में भी हो सकता है शायद लिटरल मीनिंग इसका हम ना ढूंढ सकें, लेकिन जो कुछ फैक्टर्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं हम शायद तलाश करने में कामयाब हो जाएं जिससे हम सेल्फ एस्टीम को एक्सप्लेन ज़रूर कर सकेंगे, डिफाइन उस तरह ना कर सकें शायद। बिल्कुल। चलें। हमने अगेन कुछ इस्लामिक रेफरेंसेस भी ऐड किए हैं, और अगेन जैसे हसनात ने कहा कि एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है सेल्फ एस्टीम को डिफाइन करने के लिए। बिकॉज हम अभी देख रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम बेसिकली एक एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट सेल्फ है, एस्टीम बनता है। कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो वी विल सी द रेफरेंसेस एज वेल, अगर हम रेफरेंसेस देखेंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अच्छा अब हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करती हैं या वो उसको कम कर सकती हैं या उसको बढ़ा सकती हैं। अब एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स करते हैं जेनेटिक्स का। अच्छा, इंसान की जो जेनेटिक्स होती हैं वो सेल्फ एस्टीम को हमें कोई इसका ऐसा कंक्रीट सबूत नहीं मिला कि जेनेटिक्स जो है वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन जेनेटिक्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लुएंस लाजमी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सोसाइटी में ब्लैक कलर को जो है वो शेम किया जाता है या उसको बुली किया जाता है तो उस कल्चर में या उस सोसाइटी में जो ब्लैक लोग होंगे, ब्लैक रेस के लोग होंगे, उनकी डेफिनेटली सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है।
इनकी सेल्फ एस्टीम लो होने में उनकी जो जाती थॉट्स है इसकी बजाय ज्यादा इन्फ्लुएंस उनके जेनेटिक्स का और मुआशरे का है। सिमिलरली अगर जो जैसे इंडोनेशियंस हैं उनकी हाइट्स छोटी होती हैं तो वो अपनी उसके हाइट्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो ये जेनेटिक्स आपकी सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। और पर्सनैलिटी आपकी बनती है जिस तरह आप माशरे में रहते हैं, एक्ट करते हैं, जब आपकी स्कूलिंग होती है, और जो आपकी क्या कहते हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी आपकी सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट करते हैं। अब किसी के एक ही लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी अगर गुजरी है और उसने हमेशा से बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजारी है और ऐसी लाइफ गुजारी है जहाँ पे लोग उसकी अच्छी ट्रेड्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। इसी के अगेंस्ट अगर किसी के लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, अगर उसके हालात मुश्किल थे या फिर कोई ऐसा एनवायरनमेंट था, बुली एनवायरनमेंट था, जहाँ पे उसकी जो चीज़ें थी, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको सराहा नहीं जाता था, अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, तो उसकी सेल्फ एस्टीम को वो डैमेज करेंगे और उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। इसी तरह जो एज है वो सेल्फ एस्टीम को किस तरह इम्पैक्ट करती है। एक तो इंसान के होते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स, जब आप बढ़ रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, सीख रहे होते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि आप अपनी पीक पर होते हैं, आपकी एनर्जी पीक पर होती है, आपका की जो जहनी सलाहियतें हैं वो पीक पर होती हैं, तो उस वक्त इंसान की सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता है और उसकी क्या कहते हैं एनर्जी लेवल्स ड्रॉप करते हैं, तो फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड तो गिना जाएगा माशरे में, लेकिन अगर उसने अपने आप को कंपेयर करना है यंग ब्लड के साथ तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है। अब इस पे ये भी एक फैक्टर है कि वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी उसकी एज के ऊपर आपकी इच्छा हो सकता है एक जो बूढ़ा आदमी है जो अबव 50-60 है, वो एक 22-23 साल के 25 साल के जवान आदमी के साथ जो है वो रेस नहीं लगा सकता या वो उससे बेहतर स्विम नहीं कर सकता। तो ये एक फैक्टर जरूर है जो उसकी सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन अगर इंसान का अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल है तो उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो अपनी इस इनएफिशिएंसी को समझे कि ये मेरी ज़ाती इनएफिशिएंसी नहीं है या मेरे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर ना एक बड़ी अच्छी बात है कि एक चार्ट आप सबने कहीं पर देखा होगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर उसकी दो शाखें होती हैं कि कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, अगर आई कैन डू समथिंग अबाउट इट देन व्हाई वरी, और अगर आई कैन नॉट डू समथिंग अबाउट इट तो देन व्हाई शुड आई वरी, कि अगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता तो मुझे फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है, और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर मैं उसको सोचूं कि मैं जो कर सकता हूँ उसको मैं फटाफट या जल्द से जल्द कैसे इंप्लीमेंट करके अपने इस मसले का हल निकालूं। सिमिलरली जो हेल्थ इश्यूज हैं ये भी एज में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंसान की जो हेल्थ अगर किसी की डिटीरियोरेट कर जाती है तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता ज़रूर है, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली मजबूत हैं तो इसको आपकी सेल्फ एस्टीम को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। फिर जो इंसान की थॉट्स हैं, इंसान अपने बारे में या अपनी सोशल एनवायरनमेंट और अपनी चीज़ों को अपने आसपास के माहौल को किस तरह जज करता है या फिर वो अपनी थॉट्स को कैसे पॉजिटिवली प्लेस करता है अपने करियर की ग्रोथ के लिए, अपने माशरे की ग्रोथ के लिए, अपने रिलीजन के लिए। अगर वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो अपने गोल सेट कर लेता है और वो उसके बारे में फिर मैनिफेस्ट करता है कि यार मैं अपनी लाइफ में ये अचीव कर रहा हूँ या मैं लोगों के लिए ये अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी सेल्फ एस्टीम हाई रहेगी। और अगर आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ सोचे रहती हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहा, तो बजाय इसके कि आप अपनी गलतियों पे और अपनी चीज़ों में पछतावा और अपनी सोच में पछतावे को लेकर आए, आप अपनी सोच को मुस्बत रखें, पास्ट की गलतियों से सीखें और फिर फ्यूचर के लिए उन चीज़ों को इम्प्रूव करें। इसी तरह हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि सोशल सेटिंग्स जो है वो किस तरह इफेक्ट करती हैं। अगर आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो आपकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगी, और अगर वो आपको डिग्रेड कर रहा है तो आपकी सेल्फ एस्टीम उससे इम्पैक्ट करती है और वो डैमेज होती है। रिएक्शन ऑफ अदर्स, ये भी सोशल सर्कमस्टांसेस में हम कवर कर चुके हैं। और कंपेयरिंग द सेल्फ टू अदर्स, अच्छा आप अगर
एक सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बाकी सेक्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म करें। या फिर एक आदमी अगर अच्छा बास्केटबॉल का प्लेयर है तो जरूरी नहीं है कि आपने भी बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर बनना है। शायद आपके पास किसी और फील्ड में प्रोज हो या आप कहीं और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो फोकस ऑन द थिंग्स जहां पर आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आप कुछ पर्पसफुल कर सकते हैं दुनिया के लिए, लोगों के लिए, अपने आसपास, अपनी फैमिलीज के लिए और अपनी सेल्फ के लिए। बजाय इसके कि आप कंपेयर करें कि लोग जो कर रहे हैं मैंने भी उसी दौड़ में जो है ये एक भेड़ चाल के पीछे चलना है। यानी कि जो चीजें सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करती हैं वो भी कोई एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम नहीं कह सकते, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली exactly. करेक्ट, राइट। अच्छा सर मिर्जा, जी, आई हैव अ टास्क टू डू। अगर आप लीड लेते हैं 5 मिनट के लिए तो मैं दोबारा फिर इसको ज्वाइन करता हूँ। यू टेक लीड। श्योर 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 श्योर। थैंक यू उसना, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ सेल्फ एस्टीम के बारे में कि सेल्फ एस्टीम आप बेसिकली ड्राइव कहाँ से कर सकते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को एंकर कहाँ कर सकते हैं। उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपके अपने पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपने अपने सराउंडिंग से एक्सट्रैक्ट करने हैं। इंटरनल में तो सबसे पहले बिलीफ सिस्टम है, विच इज द बेस और फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, वेल रूटेड है या फ्रेजाइल है, कितना स्ट्रांग है, कितने इश्यूज आपके बिलीफ सिस्टम में एड्रेस्ड हैं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपका एक एक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी जिसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप होगी, और डेफिनेटली सेल्फ एस्टीम भी उसी के ऊपर बिल्डअप होगी। सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट नोइंग योर ओन लिमिट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि किस फील्ड में या किस तरह के एनवायरनमेंट में आपकी क्या लिमिट्स हैं, इमोशनल एंड फिजिकल दोनों तरह की। जब तक आपको अपनी लिमिट्स का अंदाजा नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किसी भी सोशल सेटिंग में आपने किस तरह से एक्ट करना है, आपकी लिमिटेशंस क्या है। तो उससे भी आपकी सेल्फ एस्टीम उन चीज़ों से ड्राइव होती है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमने पहले डिस्कस किए हैं। एक शख्स अगर पूरी जिंदगी में कामयाबी से अपने डिसीजन लेता रहा और उसके डिसीजंस का आउटपुट भी अच्छा रहा, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट डिसीजन लेने में झिझकेगा नहीं, कोई भी कदम उठाने से उसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन बाय वर्सेस अगर एक बंदे की पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे जहां उसको नाकामियों का सामना रहा या सेटबैक्स का सामना रहा, तो डेफिनेटली उसको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होंगे, एंड दैट इट सेल्फ डिफाइंस के बंदे की एक्सपीरियंसेस की वजह से सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। अगर मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ तो मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे नाकामियों का सामना रहा तो मैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने से भी घबराऊंगा। तो दैट मीन्स मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरी सेल्फ एस्टीम लो या हाई हो जाएगी। मेंटल स्टेट, जनरल थॉट प्रोसेसेस आपके क्या चल रहे हैं अपने बारे में, आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ परसेप्शन क्या है। हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो पर्सनैलिटी वाइज बड़े स्ट्रांग नजर आते हैं, अट्रैक्टिव नजर आते हैं, लेकिन अपनी सोशल सेटिंग में वो उस तरह से बिहेव नहीं कर पाते। वर्सेस हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, देखते हैं, जहाँ पे वो फिजिकली या पर्सनैलिटी वाइज इतने स्ट्रांग नजर नहीं आते, लेकिन उनका बिहेवियर बड़ा पॉजिटिव होता है, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, उनके एक्शंस, उनकी प्लेसमेंट इन द सोशल एनवायरनमेंट बड़ी पॉजिटिव और एनर्जेटिक होती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट। आपके थॉट प्रोसेसेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, आप कैसे अपने आप को परसीव कर रहे हैं, उन चीज़ों से भी आपकी सेल्फ एस्टीम सोर्स्ड है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सोशल इंटरेक्शंस हैं आपकी, कि आपके सोशल इंटरेक्शंस आपके सराउंडिंग्स में, फैमिली में, घर में, आपके फ्रेंड्स के साथ किस किस्म के हैं, उससे आपके अपने बारे में परसेप्शन ड्राइव हो रही होती है। आपके कल्चर में किस किस्म के नॉर्म्स हैं। अगर आपके कल्चर के नॉर्म्स में, लेट से अभी एक मिसाल डिस्कस हो रही थी, अगर एक कल्चर में जनरली ज़्यादा हाइट के लोग पाए जाते हैं और वहाँ पे अगर एक ऐसा शख्स पैदा हो जाए जिसकी हाइट कम हो, तो वो कल्चरल नॉर्म की वजह से उस बेचारे की सेल्फ एस्टीम जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। अगर आइसलैंड में एक छोटा शख्स पैदा हो जाए वर्सेस इंडोनेशिया में एक लंबा शख्स पैदा हो जाए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल कल्चरल नॉर्म्स उनकी सेल्फ एस्टीम इफेक्ट हो जाएगी। मीडिया इन्फ्लुएंसेस वेरी क्रिटिकल आजकल की एज में, स्पेशली मीडिया आपकी, हम फॉर वन रीजन और अनदर हम हर वक्त मीडिया से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया, डिफरेंट किस्म के इन्फ्लुएंसेस हम पे हावी हैं, और वो भी हमारे थॉट प्रोसेसेस को ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारे एक्शंस को। इवन हमारी फैशन सेंस मीडिया से ड्राइव हो रही होती है। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एजुकेशन एंड नॉलेज, आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई है, किस किस्म की हुई है, उसकी लैंग्वेजेस क्या थी, उसमें किस किस्म के टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुए थे,
किस किस्म की नॉलेज आपको दी गई थी, वो सारा कुछ कुल मिला के आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपके डिसीजंस को ड्राइव करता है। तो ये है चंद इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, सोर्सेज ऑफ सेल्फ एस्टीम, कि आपके सेल्फ एस्टीम का सोर्स कहाँ से आ रहा होता है। बेसिकली ये बताना मकसूद है इस स्लाइड में। नेक्स्ट है कुछ इस्लामिक जो रेफरेंसेस हमें मिले ड्यूरिंग आवर रिसर्च। जैसा कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कुरान में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंडीड वी हैव ऑनर्ड द चिल्ड्रन ऑफ एडम, यानी अल्लाह ताला ने हमें ऑनर किया है। अब अल्लाह ताला ने अगर हमें ऑनर दिया है तो हम अगर इस ऑनर को सही तरह परसीव कर पाएँ और इस ऑनर को सही तरह से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो ऑटोमेटिकली सेल्फ एस्टीम हमारी हाई हो जाएगी। इमेजिन अगर हमें किसी मुल्क का प्रेसिडेंट ऑनर करे तो हमारी सेल्फ एस्टीम कहाँ जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ऑनर किया है, लेकिन हम उसको सही तरह परसीव नहीं कर पा रहे। अगर कर पाए तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज बेटर एंड मोर बिलवेड टू अल्लाह देन द वीक बिलीवर व्हाइल देयर इज गुड इन बोथ। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ से मुराद सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ है। जब तक आप फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे आप एक स्ट्रांग बिलीवर स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। और अल्लाह ताला को एक स्ट्रांग बिलीवर एक वीक बिलीवर से ज़्यादा पसंद है, हालांकि दोनों में अच्छाई पाई जाती है। अल्लाह के नबी ने उन वीक बिलीवर्स को डिस्करेज नहीं किया, लेकिन इनकरेज किया है उन स्ट्रांग बिलीवर्स को जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है और अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं। अच्छा, एक चीज है सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ एस्टीम और एरोगेंस में भी काफी मिनिमम सा फर्क हो सकता है। अगर आप अपनी सेल्फ एस्टीम को जैसा कि हम पीछे पढ़े हैं, कुछ कुछ प्राइमरी फैक्टर्स हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए, कॉन्फिडेंस अगर एक लिमिट से बढ़ जाए तो एरोगेंस बन जाता है। तो सेल्फ एस्टीम हाई करने का मकसद कतई तौर पे ये नहीं कि आप एरोगेंट हो जाएं, क्योंकि एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में बड़ा नॉमिनल सा फर्क होता है। सेल्फ एस्टीम का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। इसका यह मतलब कतई तौर पे नहीं है कि आप अपने आप को सारों से ऊपर समझें। ये दोनों ऑपोजिट्स नहीं है एक दूसरे के। अपने आप को किसी से कम ना समझना इज नॉट इक्वल टू अपने आप को सबसे ऊपर समझना। तो एरोगेंस बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जिसके बारे में कुरान में जिक्र है, डू नॉट टर्न योर चीक इन कंटेम्प्ट टुवर्ड्स पीपल एंड डू नॉट वॉक थ्रू द अर्थ exultantly, indeed Allah does not like everyone self deluded and boastful। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द बिलीवर्स इन देयर म्यूचुअल काइंडनेस कंपैशन एंड सिंपैथी आर जस्ट लाइक वन बॉडी। तो जब तक आप तो सराउंडिंग्स के बारे में, अपने सोशल सेटिंग्स के बारे में, अपने आप के बारे में अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप इन चीज़ों को, सेल्फ एस्टीम को या कॉन्फिडेंस को सही तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू कैन एंटर एरोगेंस। एरोगेंस से बचना भी हमारा एक मकसद है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने आपकी वर्थ को रिकग्नाइज करते हुए कुरान मजीद में फरमाया कि इंडीड वी हैव ऑनर्ड द चिल्ड्रन ऑफ एडम, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज, सॉरी ये वही रेफरेंसेस हैं, कुछ रेफरेंसेस सही मुस्लिम की एक हदीस शेयर करना मकसद था इस स्लाइड में, कि अल्लाह इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड अ बिलीवर इज आल्सो सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड द रिस्पेक्ट ऑफ अल्लाह इज इंजर्ड इफ अ बिलीवर डज व्हाट ही हैज फॉरबिडन हिम टू डू। ये कुछ रेफरेंसेस थे जो हमें कुरान और हदीस में रिगार्डिंग सेल्फ एस्टीम, नॉट सेल्फ एस्टीम स्पेसिफिक, इसमें कोई सेल्फ एस्टीम की स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, अलबत्ता कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे बचने का हमें हुक्म दिया गया है, ताकि आपकी सेल्फ एस्टीम एरोगेंस में एंटर ना हो और आपको सेल्फ एस्टीम के ड्राइविंग फैक्टर्स के बारे में इल्म हो। साइंस ऑफ लो एंड हाई सेल्फ एस्टीम, ये कुछ साइंस हैं फॉर लो एंड हाई सेल्फ एस्टीम। अगेन कोई एक चीज डिफाइन नहीं कर सकती कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है या लो है, लेकिन ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनसे आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं। अगेन इसका ये मकसद नहीं है कि आप इन फैक्टर्स को यूज करके लोगों को जज करें। ये सेल्फ एवेल्युएशन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि आया आप हाई सेल्फ एस्टीम में फॉल करते हैं या लो सेल्फ एस्टीम में। मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोगों को साथ स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग शेयर होगी, आप लोग इन फैक्टर्स को डिटेल से पढ़ सकते हैं। प्लस जो रेफरेंसेस और लिंक्स हमने शुरू में स्लाइड में दिखाए थे उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। डिटेल्ड आर्टिकल्स के लिंक्स मौजूद हैं ताकि आप डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। लास्ट में एक
इस पूरे टॉपिक को समराइज करने के लिए हम लोगों ने एक स्लाइड डेवलप की, ताकि जो जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया या इवन जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे टॉपिक के साथ, उनके लिए एक ये स्लाइड भी काफी रहेगी। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको ध्यान आप मैं चाहूंगा कि आप इस इमेज के ऊपर गौर करें। इस इमेज में आपको एक दरख्त नजर आ रहा है। आप इमेजिन करें कि ये दरख्त सेल्फ एस्टीम है, इसका जो तना है, जो जो इसका ट्रंक है, वो सेल्फ एस्टीम है। और उसके दरख्त के आसपास काफी सारे सोर्सेज हैं। जाहिर है दरख्त की एनर्जी आती है सूरज से, बारिश से, ग्राउंड वाटर से, रूट्स से। उस दरख्त के ऊपर इंसेक्ट्स भी हावी होते हैं, इंसेक्ट हमला करते हैं, उस दरख्त में इन्फेक्शन लगते हैं। तो इस इमेज से अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें सेल्फ एस्टीम को, तो सेल्फ एस्टीम के जो ड्राइवर्स हमने डिस्कस किए थे कि कौन सी चीजें सेल्फ एस्टीम को ड्राइव करती हैं, उसको हम तशबीह दे सकते हैं द सन, द रेन एंड द विंड। वो फैक्टर्स जो इसको एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो इसकी नर्चर करने में हेल्प करते हैं, जो कि सेल्फ परसेप्शन, कॉन्शियस लिविंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ असर्टिवनेस, लिविंग पर्पसफुली एंड पर्सनल इंटेग्रिटी। इनको हम तशबीह दे सकते हैं ड्राइविंग फैक्टर से, जो कि सन, रेन एंड विंड। अब वो चीजें जो सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उनको हम तशबीह दे सकते हैं द इंसेक्ट्स, द वर्म्स एक्सेट्रा, जिसमें जेनेटिक्स हैं, पर्सनैलिटी है, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, एज, हेल्थ, थॉट्स, सोशल सर्कमस्टांसेस, रिएक्शन टू ऑफ अदर्स, कंपैरिजन टू सेल्फ टू अदर्स। ये वो चीजें हैं जो आपकी सेल्फ एस्टीम को नेगेटिव या पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती हैं। जस्ट लाइक ये इंसेक्ट्स और वर्म्स जो हैं वो दरख्त को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। अब बात हम करेंगे सोर्सेज की। सोर्सेज वो हैं रूट्स, जहाँ से ये अपनी सारी फूड एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ से ये दरख्त अपनी सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। उनको हम तशबीह दे सकते हैं रूट्स के साथ, सॉइल के साथ, जिस मिट्टी के अंदर ये दरख्त लगा हुआ है, उस पानी के साथ, जमीन के उस पानी के साथ, जो पानी इसको, रूट्स को एनर्जी दे रहा है। वो फूड, एनर्जी एंड फोटोसिंथेसिस, यानी उस सारी सारी एनर्जी को वो अपनी ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करता है। तो इन चीज़ों को हम उसके सोर्स से तशबीह दे सकते हैं, जिसमें इंटरनल सोर्सेज हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। बिलीफ सिस्टम फाउंडेशन है हर चीज़ की, प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी गाइड, आपके एक्शंस को गाइड करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने लिमिट्स की, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेप हाउ वी बिलीव, आवर एबिलिटीज, मेंटल स्टेट है, थॉट्स हैं आपके। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सोशल इंटरेक्शंस, फीडबैक, कल्चरल नॉर्म, सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, मीडिया इन्फ्लुएंस, एजुकेशनल नॉलेज, ये सारी चीज़ें, अब इनको आप अपने सोर्सेज हो जाते हैं आपके ड्राइविंग, जो आपके रूट्स हैं। सेल्फ एस्टीम को हमने दरख्त से तशबीह दी, और पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब अगर आपके सोर्सेज स्ट्रांग होंगे तो आपका दरख्त सही उगेगा, यानी कि आपकी सेल्फ एस्टीम सही तरह डेवलप होगी। और अगर ये पर्सनालिटी सही तरह डेवलप होगी तो उसमें से, उसके रिजल्ट में पर्सनालिटी के ट्रेट्स डेवलप होंगे। वो ट्रेट्स वो हैं जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी, बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें, फिर इसको आप तशबीह दे सकते हैं उस दरख्त के पत्तों के साथ, पौधों, उसके फल के साथ। आपकी सोर्स स्ट्रांग होगा तो आपकी सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग डेवलप होगी, और इसके नतीजे में आपका फल यानी कि पर्सनालिटी के ट्रेट्स भी अच्छे निकलेंगे। अब अगर थोड़ा सा एक एक मैं स्टेटमेंट इस पे दे दूं रिगार्डिंग वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर का जो सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम है वो है सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, जो कि इंडिविजुअल थॉट्स के ऊपर बेस्ड है। और हमारा जो सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम होना चाहिए असल में, वो होना चाहिए कुरान, सुन्नह एंड सीरा। चूंकि हमारा सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम इतना फ्रेजाइल हो चुका है कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम को कहीं सोर्स ही नहीं कर पा रहे। कहीं पे हम मीडिया, वेस्टर्न से, मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कहीं पे हम वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कहीं पे हम अपने कल्चरल नॉर्म और हिंदू हिंदू जो जनरल प्रैक्टिस हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। और पढ़ाया हमें इस्लाम जाता है, जो कि सिर्फ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता नहीं है। तो इस वजह से, चूंकि हम अपनी सेल्फ एस्टीम को कहीं सोर्स ही नहीं कर पा रहे, कहीं एंकर ही नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम कंपैरिजन टू वेस्टर्न कल्चर्स आजकल के दौर में वीक है। अगर हम अपना सोर्स स्टेबल कर लें, कुरान, सुन्नह एंड सीरा, जो कि रॉक सॉलिड सोर्सेज हैं, जो कि इमूवेबल सोर्सेज हैं, जब तक हम वहां पे अपनी सेल्फ एस्टीम को एंकर नहीं करेंगे, तब तक ना डेवलपमेंट होगी और ना पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होंगे, जिसके लिए हम इतनी जगह दो करते रहते हैं।
यहाँ पे है ख़त्म इस प्रेजेंटेशन का। अगर आप लोगों में से किसी के पास भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड भी करना चाहूँगा और आप लोगों से एक क्वेश्चन भी लेना चाहूँगा कि अभी हमने डिस्कस किया था मीडिया का रोल। तो मीडिया में एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड कैंपेन या प्रोपेगेंडा, या जिसको हम अभी रिसेंट दौर में मीडिया वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम से वो डिस्कस करते रहे। तो मीडिया में एक बड़ी स्ट्रक्चरल कैंपेन के थ्रू कुछ टारगेटेड नेशनलिटीज या कुछ टारगेटेड कम्युनिटीज की सेल्फ एस्टीम लो करने के लिए भी बातों को फैलाया जाता है या फ्यूल किया जाता है। कुछ हम्म। क्लासेस को कमतर दिखाया जाता है, कुछ नेशनलिटीज को कमतर दिखाया जाता है, और वाइस वर्सा, उनको कुछ को बेहतर और कुछ क्लासेस को बेहतर दिखाया जाता है। तो बिल्कुल। जो ये जो मीडिया का इन्फ्लुएंस या मीडिया वॉरफेयर है, ये आपकी जब सेल्फ एस्टीम को, किसी नेशनलिटी की कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम को कम कर देती है, तो वो फिर ये बिलीव करना छोड़ देते हैं कि शायद हम भी कुछ करते हैं। आपको एक मुआशरे में वो कॉमन सी बात सुनने को मिलती है कि यार, ये हम पाकिस्तानी है ना, हम इतनी तरक्की नहीं कर सकते, या हम ये चीज़ें नहीं अचीव कर सकते, या हमारे मुल्क में ये मुमकिन नहीं है। तो इससे जो उस सोसाइटी के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो उसकी साइंटिफिक या रिसर्च कम्युनिटी होती है, उसकी जब सेल्फ एस्टीम लो होती है, तो वो पूरा का पूरा मुआशरा जो है वो कोलैप्स की तरफ जाना शुरू कर देता है। ना वहाँ पे नई इनोवेशंस होती हैं, ना नई रिसर्च होती है। तो वो आप मीडिया वॉरफेयर के थ्रू स्ट्रक्चरली हमारी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करने की कोशिश की जाती है। तो इसके ऊपर आप लोगों में से कोई कमेंट करना चाहे, या इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई बात करना चाहे? मैम सादी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेरा ख्याल था कि कोई ना कोई जरूर हैंड रेज होगा यहाँ पे। बड़ा है कि मैं भी आपने वही बड़ी, वेट कर रहा था एक्चुअली। हाँ एग्जैक्टली, ये इतनी मजे की चीज है कि अगर इसको हम रिलेट करें अपनी एवरीडे जिंदगी में से, एवरीडे लाइफ में से, हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी। हम बहुत सी दफा किसी अपने हम वतन को कोई काम बेहतरीन करते देखते हैं, तो कई दफा लोगों के मुंह से सुना है कि अच्छा, वो हालांकि वो पाकिस्तानी है फिर भी उसने ये किया। हालांकि वो पाकिस्तानी है, इसका क्या मतलब? अल्लाह ताला जी। ने सब इंसानों को एक जैसी एबिलिटीज दे के पेश भेजा है इस दुनिया में। वो भी किसी से कम इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पे हमें ये बताया गया है कि यू आर इंफीरियर। क्योंकि 100 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो वो कहीं जीन्स में ऐसी चीज आ गई है कि हमें लगता है कि शायद गुलामी से निकलने के बाद भी हम अपने आप को वो उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में से निकाल नहीं पाए। यही वजह है कि कोई उर्दू बोल रहा होगा तो उसको हम एक और नजर से देखेंगे, और कोई ब्रिटिश एक्सेंट में या अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा होगा तो उसको हम एक मुख्तलिफ नजर से देखेंगे। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि हमारी सेल्फ एस्टीम कहाँ पे है। जहां जहां हम खुद को इज्जत नहीं दे रहे ना, इसका मतलब हम ये साबित कर रहे हैं कि हम लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो चुके हैं। हमने किसी को अपने से ऊपर मान लिया है, हमने अपने आप को किसी से कमतर यकीन कर लिया है। तो यहाँ जी से मेरा ख्याल है एक कौम के मेरा तौर ख्याल है पे ये अपने आप सबसे को, इम्पोर्टेंट आपने जो पॉइंट अभी रेज किया ना, हमने उनको एक्चुअली अपने ऊपर मान लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी मीडिया को खुद को डिक्टेट नहीं करने देना चाहिए। कभी भी किसी दूसरी कौम को ये डिटरमिन मत करने दें कि आपकी वैल्यू, आपकी कीमत वो लगाएं। अपनी कीमत का खुद अंदाजा होना चाहिए, अपनी कद्र और कीमत का। हीरा मट्टी में भी पड़ा हो ना तो वो हीरा ही रहता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मट्टी में है, कीचड़ में है, कहाँ पे है। उसको जब भी निकालेंगे वहां से, साफ सुथरा करेंगे, उसको तराशेंगे, वो उसकी कीमत खुद एक जौहरी बताएगा। तो इसी तरह वेरी वेल से सेड, वेरी वेल मुसलमानों सेड। को, हाँ मुसलमानों को अपनी वो जो है ना, शनाख्त पे मान होना कर देना चाहिए। अगर वो हमें यही सारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस ना होते तो आज इसराइल की मजाल थी कि इतनी सारी इस्लामी रियासतों के बीच में बैठा हुआ सबके ऊपर हमले किए जा रहे हैं बारी बारी, और सारे खामोशी से मार खा रहे हैं। तो ये अ, सबको ये सारे इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं हमें किन किन एरियाज पे काम करने की जरूरत है अपने लेवल पे, अपने आसपास के लोगों में, जहां जहां पे भी हम इसको इम्प्रूव कर सकें। अपनी अपनी कोशिश बीच में डाल दें, अपना हिस्सा डाल दें बीच में। मैं उम्मीद करूंगी हमारे में से और भी साथियों में से कुछ अच्छे पॉइंट्स आ जाए। हनान भाई, जवेरिया, लाइबा, आतिका।
ओके, एक किसी का कोई पॉइंट रिक्वेस्ट नहीं एक है तो फिर रिक्वेस्ट जरूर एक रिक्वेस्ट सॉरी मैं जरूर करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अगर प्रेजेंटेशन से कनेक्ट नहीं भी कर पाए तो बाद में प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। प्रेजेंटेशन भी आपको किसी तरह शेयर की जाएगी ग्रुप में। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो तो ज़रूर पूछिए। क्या पता हमें इम्प्रूवमेंट का मौका मिले। लेकिन इस टॉपिक को एक बार समझ जरूर लें, क्योंकि फॉर सम रीज़न ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया है हमारे लिए। बिल्कुल। जी आतिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम द क्वेश्चन इज अगेन के सेल्फ स्टीम सेल्फ लव में क्या फर्क है और ये ईगो में कैसे चेंज हो जाता है? जी मिर्जा भाई, इसका जवाब दें। ये तीन चीज़ें इस क्वेश्चन में थी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव एंड ईगो। तो सेल्फ एस्टीम जो है ना, हमने पहले भी स्टार्ट में भी यही डिस्कशन की थी कि सेल्फ एस्टीम की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। सेल्फ एस्टीम डिफरेंट फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सेल्फ लव भी शामिल है। सेल्फ लव का मतलब यह है कि आप जो कर रहे हैं अपने पर्सनैलिटी में, अपने अपने सांचे में, उसे उसे प्यार करें, उसे एक्नॉलेज करें। ये है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, बट सेल्फ लव डज नॉट डिफाइन सेल्फ एस्टीम। उसमें सेल्फ एफिकेसी भी है, कॉन्फिडेंस भी है, सेल्फ अवेयरनेस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असर्टिवनेस है। बहुत सारे फैक्टर्स कुल मिला के सेल्फ एस्टीम बनते हैं। अब वो उसमें तीसरा जो था एरोगेंस का, एरोगेंस इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंस का लेवल आपका इतना ज्यादा हाई हो जाए, जहां आप लोगों को अपने से कमतर समझना शुरू हो जाए, वो है एरोगेंस। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कमतर समझें। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें, ना कि अपने आप को दूसरों से ऊपर समझें। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है। ये मैंने पहले प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप अपने आप को किसी से कमतर ना समझें। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को दूसरों से ऊपर समझें। जब आप अपने आप को दूसरों से ऊपर समझेंगे तो वो एरोगेंस कहलाएगी। सेल्फ एस्टीम इज जस्ट कि आप अपने आप को किसी से कमतर ना समझें और अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप से खुश रहें। जी जी हंदान का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप दोनों पार्टनर्स ने। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि सेल्फ एस्टीम तो काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो गया, उस पर बात नहीं करता कि सेल्फ एस्टीम एक्चुअली उसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं करता मैं, या ना करने की ज़रूरत है एक वर्ड में या एक सेंटेंस में। मैं पूछा था कि जो सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करने के हवाले से, या अगर अपने आप को कोई शख्स समझता है कि मेरी सेल्फ एस्टीम इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इम्प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि ये कोई आसान वो नहीं है। तो इस हवाले से मैं मेरा क्वेश्चन था। उसके लिए पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम जो आप कह रहे हैं कि हाई नहीं है या लो है, तो वो किस फैक्टर की वजह से लो है। क्योंकि सेल्फ एस्टीम किसी एक फैक्टर पे बेस्ड तो है नहीं। हो सकता है, जस्ट गिविंग एग्जांपल, हो सकता है आप एक रेस में हिस्सा ले रहे हैं और उस रेस में आपको लगता है कि आप बाकी पार्टिसिपेंट से वीक हैं। इसका मतलब है आपको अपनी फिजिकल एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वर्सेस अगर आप मैथमेटिक्स के एग्जाम में बैठे हुए हैं और वहां आपको लगता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो दैट मीन्स आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की वीकनेस है। तो आपको पहले अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है कि सेल्फ एस्टीम के अंदर वो कौन सा फैक्टर है जो आपकी सेल्फ एस्टीम को ड्रैग डाउन कर रहा है या लो करने का ड्राइवर बन रहा है। तो चूंकि सेल्फ एस्टीम किसी एक चीज पे बेस नहीं है, इसलिए उसको कोई एक चीज इफेक्ट नहीं कर सकती, मल्टीपल चीजें कर सकती हैं। तो पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और फिर उसके ऊपर आपको जो भी करेक्टिव एक्शन है वो लेने पड़ेंगे। अलबत्ता एक चीज जो कॉमन है अमंग ऑल, वो है आपका सेल्फ एस्टीम का एंकर क्या है। अभी जब हमने वो एक इमेज दिखाया था दरख्त वाला, तो उसमें अगर आपकी सेल्फ एस्टीम की रूट्स जो है वो वेल डिफाइंड है, डीप रूटेड है आपकी सेल्फ एस्टीम, और उसका जो सोर्स है जो सेल्फ एस्टीम का, वो अगर एक एक क्या कहना चाहिए, एक होलसम सोर्स है, तो फिर तो आपकी सेल्फ एस्टीम जनरली अच्छी ही ग्रो करेगी। लेकिन अगर आपकी सेल्फ एस्टीम कोई पार्ट जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर बेस कर रहा है, कोई पार्ट आपके कल्चर के ऊपर बेस कर रहा है, कोई पार्ट आपकी अपनी थॉट्स के ऊपर बेस कर रहा है, कोई पार्ट आपके सोशल नॉर्म्स के ऊपर बेस कर रहा है, कोई पार्ट आपके फ्रेंड सर्कल पे बेस कर रहा है, तो कुल मिला के आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बड़ी फ्रेजाइल बन जाएगी, उसका सोर्स ही फ्रेजाइल होगा।
तो उसको डेफिनेटली उसकी ग्रोथ में भी इफेक्ट्स आएंगे। तो आई थिंक ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सेल्फ एस्टीम के, जो हर शख्स को खुद से इवेल्युएट करने पड़ेंगे कि वो फैक्टर्स क्या हैं मेरी सेल्फ एस्टीम में जो वीकनेस का बायस बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अगेन जो कॉमन है वो है सोर्स। सोर्स अगर सही रहेगा तो जनरली एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन यही है कि आपकी सेल्फ एस्टीम की ग्रोथ भी सही ही रहेगी। जजाकत लाइक भाई। लाइक भाई, ये बताइएगा कि वैसे अगर जो ईमान है, क्या उसका डायरेक्ट, अगर ईमान किसी बंदे का एंकर पॉइंट हो तो उसका क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप बन सकता है सेल्फ एस्टीम के साथ? ईमान की ज़्यादा और का सेल्फ एस्टीम के ज़्यादा होने से ताल्लुक? बिल्कुल बन सकता है। अभी हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि बिलीफ सिस्टम तो किसी भी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है ना। तो अगर आपके बिलीफ सिस्टम में ईमान है और वो स्ट्रांग है, तो वो तो बेसिकली फाउंडेशन है ना हर चीज़ की। उसके ऊपर हर चीज़ बिल्ड होगी तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रांग होती चली जाएगी आपके। क्योंकि ईमान, आई थिंक, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ईमान मेरा ख्याल है हर चीज़ को ड्राइव कर रहा होता है। अब वो ईमान को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आप वो ईमान खुदा पे भी हो सकता है आपका, वो ईमान आपका आपके कल्चर पे हो सकता है, आपके मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से आपका ईमान बदल। अब हमारा ईमान है अनफॉर्चुनेटली कि हमारा ईमान है कि हम सर्टन एजुकेशन लेंगे तो सर्टन लेवल की हमें सैलरी मिलेगी या बिजनेस मिलेगा तो हमारी तरक्की होगी। तो ईमान ही बेसिकली हर चीज को ड्राइव कर रहा होता है। वर्सेस एक शख्स का ये भी ईमान हो सकता है कि अल्लाह ने मुझे रिस्क देना है, अल्लाह ने मेरे डिसीजंस को, अल्लाह ताला ने इवेंचुअली मेरे डिसीजंस का जो भी फल आएगा, जो भी नेट रिजल्ट निकलेगा, वो अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ एफर्ट है, मेरे कंट्रोल में डिसीजंस का रिजल्ट नहीं है। अगर कोई शख्स इस ईमान के तहत चलता है तो अल्लाह ताला उसे कामयाबी भी अता फरमाएंगे। तो ईमान डेफिनेटली फाउंडेशन है हर चीज की। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो फेथ है, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। खासतौर पे अगर आपका मटेरियल चीजों के ऊपर आपका बिलीफ बेस्ड है, मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर आपका सारा जो तवज्जो का दारो मदार उस तरफ है, तो जाहिर है वो आर्जी चीजें होती हैं। और उन आर्जी चीजों जैसे शोहरत या पैसा, इस तरह की चीजों के ऊपर आपने अपना भरोसा रखा हुआ है और उनको इज्जत का मैार बनाया हुआ है। तो जब भी आपकी दौलत में किसी वजह से कोई बिजनेस नुकसान हो गया, कोई जॉब चली गई, पैसे में कमी आ गई, या शोहरत चली गई खास वक्त के बाद, या इसी तरह की कोई और आर्जी चीज जो आपसे छिन गई, जिसको आपने इज्जत का मैार समझा था, तो वहां आपकी सेल्फ एस्टीम एकदम से ड्रॉप करेगी। लेकिन अगर आपकी सेल्फ एस्टीम बेस्ड है उन चीजों पे जो रियल चीजें हैं, जैसे ईमान के ऊपर बेस्ड है, आखिरत के हवाले से बेस्ड है, तो फिर आप हमेशा आगे से आगे की कोशिश करते हो। और जाहिर है अपने ईमान को खोने की फिक्र तो यकीनन करते हो, उसके ऊपर काम भी करते हो, लेकिन वो आपको किसी भी दुनियावी नुकसान की सूरत में आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देती, या हिम्मत नहीं हारने देती, हौसला नहीं हारने देती। तो बिलीफ सिस्टम का बहुत अहम किरदार है। मेरा ख्याल है हम लोग ईमान में भी ना, वो चूंकि ऑफ कोर्स मुस्लिम्स हैं तो हम ईमान की ट्रांसलेशन हमेशा अल्लाह पे ईमान से करते हैं। हालांकि ईमान, एक नॉन बिलीवर का भी ईमान होता है, उसका ईमान होता है अपने सोशल नॉर्म्स पे, अपने सेकुलरिज्म पे, कैपिटलिज्म पे, वो भी ईमान पे ही हम्म चल रहा है। हम्म हम्म अच्छा, जिस पे भी माने, अगर उनके जैसे अगर एक हिंदू, उनके नजदीक आखिरत का जो भी अकीदा है, क्योंकि वो तो मुख्तलिफ जन्मों पे बिलीव करते हैं, या अहले जी। किताब है वो भी जाहिर है क़यामत के ऊपर तो बिलीव करते हैं और एक खुदा के साथ तो कनेक्ट करते ही हैं वो, चाहे वो शिर्क वगैरह में पड़े हुए हैं। तो लेकिन वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर भी स्ट्रेंथ देता है हर मजहब के मानने वालों को। तो एक इसलिए जो बहुत से एथियस्ट होते हैं वो कई दफा ये चीज लिखते हैं कि वो बेसिकली इंसान की साइकोलॉजिकल वीकनेस है कि वो खुदा को ढूंढना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। चूंकि रूहें खुदा के पास से होके आई हैं, तो वो इसलिए खुदा को खोजती हैं तलाश करती हैं और उससे कनेक्ट करना चाहती हैं। जी। लेकिन अगर वैसे, अगर अगर बाय डेफिनेशन इस वर्ड को देखा जाए ईमान को, तो एथियस्ट भी तो ईमान के ऊपर ही चल रहा होता है ना। उसका ईमान है कि खुदा नहीं है, और उसका ईमान होता है कि जो डिसाइड करना है मैंने खुद करना है। बेसिकली बिल्कुल, ये भी है। वो भी ईमान पे ही चल कर रहा होता है अपनी हर चीज को। हाँ, ये भी सही है।
लेकिन फिर इसमें वही पॉइंट आता है ना कि वो अपनी फिर जो बिलीफ सिस्टम या अपनी सेल्फ एस्टीम को एंकर कहाँ पे करेगा। और जो एथियस्ट अगर किसी वो साइंटिफिक फिनोमेना या साइंटिफिक वो फैक्ट्स को बेस बना के जो है वो अपनी एथियज्म को जो है वो स्टैंड करवाता है, तो अगर कल को उस कोई एक रिसर्च भी गलत साबित हो जाती है जिस पूरी चेन के ऊपर वो अपने उसको बेस कर रहा है बिलीफ सिस्टम को, तो वो एक नया वो सिस्टम या नई रिसर्च के ऊपर वो जब अपनी उसके बिलीफ सिस्टम को दोबारा वो बेस करेगा, तो अपनी वो सेल्फ एस्टीम को ग्राउंड कहाँ पे करेगा, या जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एंकर कहाँ पे करेगा। एथियस्ट या साइंटिस्ट की अगर आपने एग्जांपल दी, तो आजकल के एथियस्ट या साइंटिस्ट जो हैं वो तो साइंस और एवोल्यूशन के ऊपर अपनी सेल्फ एस्टीम को बेस कर रहे हैं ना, मतलब उनका ईमान तो उन चीजों पे एंकर हुआ है। और वो चूंकि अभी तक गलत साबित नहीं हुई उनकी नज़र में, तो वो उसी पे सेल्फ अपनी सेल्फ एस्टीम को बेस कर रहे हैं। और अगेन, सेल्फ एस्टीम किसी एक फैक्टर से चल नहीं रही। वन ऑफ द फैक्टर्स है वो एंकर, वो सोर्स, लेकिन इट्स नॉट दी ओनली फैक्टर। तो अगर उनका सोर्स और उनका एंकर, उनमें से कोई एक चीज अगर गलत साबित हो भी जाती है, तो डेफिनेटली वो उनकी सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी बहुत शुक्रिया आपका इंटरेस्ट का भी, और साथ देने वालों का। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली प्रेजेंटेशन के साथ फिर से मिलेंगे।